हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नक्सवादी और हिटलर का उदय। इस चैप्टर के हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने जाना था हेलमुट बच्चे की कहानी जाना था, और हमने जाना था वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या कंडीशन थी जिनकी वजह से वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। और ये मेनली हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, जो वर्साई की संधि के बाद में जब जर्मनी का दोबारा से गठन हुआ, दोबारा से जो जर्मनी था अपने अस्तित्व में आया, तो उसको वाइमर गणराज्य के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से उस समय जर्मनी में निराशा थी, रोजगार नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, फसल दिन पे दिन चौपट होती जा रही थी, लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं था, सर्वाहारीकरण हो रहा था, यानी कि दिन पे दिन लोग गरीब और गरीब और गरीब होते जा रहे थे। ऐसे में एक नाम उभर कर आया इटली में, जिसका नाम था हिटलर। तो आज हम पार्ट टू में, इस चैप्टर के पार्ट टू में उसी को पढ़ेंगे, हिटलर का उदय, यानी कि हिटलर कैसे सत्ता में आया, कैसे उसका उदय हुआ, और कैसे उसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, और इसके फर्स्ट पार्ट से पहले मैंने इस पूरे चैप्टर की कहानी सुनाई है विस्तार से, अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी है, ठीक है, 1 घंटे की भी वीडियो नहीं है, और भी कम समय की वीडियो है वो, तो अगर आपने इसकी कहानी भी नहीं सुनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी की है। तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख लेना। अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, या इस चैप्टर के भी, अगर आप वीडियोस को बाद में देख रहे हैं, तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर इसके एमसीक्यू भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम, हिटलर का उदय कैसे हुआ। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, चारों तरफ निराशा फैल रही थी, और हिटलर क्या कर रहा था, उन सभी के जो जर्मनी के देशवासी थे, उन सभी लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने का काम कर रहा था, उनको ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रहा था, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिटलर का जो जन्म है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। अब आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रिया में हुआ तो जर्मनी से उसका मतलब कैसे हुआ, पहले ऑस्ट्रिया और जर्मन एक ही था, ठीक है, ये बाद में हुआ अलग अलग। तो इसका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, यानी कि उस समय जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी के अंतर्गत ही आता था, कि युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी। जो हिटलर था वो बहुत गरीब था, रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौज में लिखवा लिया था, ठीक है, यानी कि ये सेना में भर्ती हो गया था, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो जहां काम मिला वहां काम शुरू कर दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया। संदेश वाहक का मतलब होता है कि जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। घोड़े घोड़े की हेल्प लेकर, पहले तो घोड़े ही चलते थे, घोड़े पर जा एक किसी की कोई बात दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, जैसे सेना को भी तो जरूरत होती है कि खाना जाना है, पानी जाना है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुरंत सेना को पहुंचानी है। जैसे आजकल तो फोन है, बहुत सारी सुविधा है, पहले उतनी सारी सुविधा नहीं थी, तो संदेश वाहक हुआ करते थे, ठीक है। कॉर्पोरल बना, और बहादुरी के लिए उसे उसे कुछ तमंगे भी हासिल किए, यानी कि कुछ मेडल भी उसको मिले, वो बहुत बहादुर था जो हिटलर था। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया था। अब ये एक देश के लिए वफादार सैनिक था, तो जब वर्साई की संधि हुई तो इसको बुरा लगा कि भाई हमारे जो देश के नेता थे या देश के जो लोग थे उन्होंने गलत काम किया, ये संधि पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, जो वाइमर गणराज्य था उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो जिन्होंने वाइमर गणराज्य का गठन किया वही लोग वर्साई की संधि पर सिग्नेचर करके आए थे, ठीक है, उन्होंने ही उनसे संधि की थी, जो मित्र राष्ट्र थे। तो इस बात की उनको बहुत बुरा लगा था, पूरे की पूरे जर्मनी के लोगों को भी और इसको भी, हिटलर को भी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली, ठीक है, यानी कि उसने 1919 में क्या किया, पार्टी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, मतलब ये उसका पार्टी का टॉप लीडर बन गया, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, ठीक है। अब इसने जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, ठीक है। इसी पार्टी को बाद में नत्सी पार्टी बोला गया, ठीक है। तो तीन तीन नाम है इसी पार्टी के, जर्मन वर्कर पार्टी, बाद में इसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया, ठीक है, और लास्ट में इसको नक्सी पार्टी कर दिया गया। सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए आवाज भी थोड़ी दबी हुई निकल रही है, आप
देख रहे होंगे, मेरी आवाज तो काफी तेज है। नेक्स्ट है 1923 में हिटलर के बेवरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। अब हिटलर क्या सोच रहा था कि जर्मनी का उद्धार करने के लिए सबसे पहले मुझे सत्ता में आना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे पहले बेवरिया पर कब्जा करा, जर्मनी में ही, और फिर जो बर्लिन था, जो जर्मनी की राजधानी थी, उस पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने की कोशिश की ताकि मैं सत्ता में आ जाऊं। ठीक है, इस दुस्साहस योजना में वह असफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब उस समय जो सत्ता में लोग थे उन्होंने इसको गिरफ्तार किया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नत्सी राजनीतिक खेमा। 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। यानी कि जब ये पार्टी नई थी 1930 तक ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, मतलब जनता को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। अब जैसे जैसे महामंदी आती रही, आपको बताया कि 1929 में क्या हुआ था कि अमेरिका का जो मार्केट था वो क्रैश हो गया था, यानी कि जो अमेरिका का मार्केट था वो धराशायी हो गया था, वो पूरी तरह से घाटे में जा रहा था। तो अमेरिका, ना केवल अमेरिका में, पूरी दुनिया में मंदी आ रखी थी। और उस समय जर्मनी की मदद कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, तो जर्मनी में भी महामंदी आ गई, बहुत बुरा हाल हो गया। उस समय इसने क्या किया कि मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पकड़ बना ली जनता में। नत्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक की शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था, लेकिन महामंदी के दौरान, ठीक है, 1929 के दौरान नक्सवादियों ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को कि अब हम रोजगार लेके आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो सब बच्चों को पढ़ाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो सबको काम मिलेगा, सबको खाने को मिलेगा। ठीक है, सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये नत्सी पार्टी दिखा रही थी सपने। नत्सी पार्टी का मुख्य नेता कौन था, हिटलर। यानी हिटलर ये सपने दिखा रहा था कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो वर्साई की संधि में जो जो कुछ हमसे छिना है वो सब मैं वापस ले लूंगा, चाहे राइनलैंड है, चाहे रूर है, और जो हमारे कोयले की खाने हैं, जो भी कुछ हमसे छिना है वो सारा कुछ मैं वापस ले लूंगा, जर्मनी को दोबारा पहले जैसा सम्मान में दिलाऊंगा। ठीक है, इसका वायदा कौन कर रहा था, हिटलर कर रहा था। और लोग इसके चक्कर में आते ही चले गए, मतलब लोगों को भी लगा कि हाँ ये सच में ऐसा करेगा। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्गीय वर्ग को लाचार और भूखमरी का डर सता रहा था। ठीक है, और नक्सी प्रोपोगंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। देखो, प्रोपोगंडा क्या होता है, प्रोपोगंडा होता है कि एक इस तरह का माहौल बना देना कि भाई हम ऐसा करेंगे। जैसे चुनाव होने से पहले हर पार्टी दावा करती है, कैसे, कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम इतनी भर्तियां निकाल देंगे, इतने लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, हम अनाज फ्री में बांट देंगे। ठीक है, कोई कहेगा कि हम जो धर्मगुरु होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनको पैसे बांटेंगे, मंदिर के पंडितों को। कोई कहेगा कि हम मौलवियों को पैसे देंगे, हर महीने की सैलरी देंगे। कोई कहेगा हम बड़े हॉस्पिटल खुलवा देंगे। तो इस तरह से पार्टियां क्या करती हैं, अपना दबदबा रखने के लिए या अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने के लिए वादे करती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये आपको देंगे। अब जनता भी बहुत चालाक है, जनता देखती है कि कौन कितना ज्यादा दे रहा है, जो जितना ज्यादा दे रहा है जनता उसकी साइड बोलती है ना। तो ये आजकल चल ही रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, पंजाब में, यूपी में, हर जगह चल रहा है कि जो लोग जितने ज्यादा वादे कर रहे हैं कि फ्री में हम ये चीज देंगे, जनता उसको वोट दे रही है, उसकी सत्ता आ रही है। हालांकि ये गलत है, गलत कर रही है भारत की जनता, अगर ऐसा किसी भी राज्य में कर रही है कि फ्री के लालच में वोट दी जा रही है तो गलत दी जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोपोगंडा की। तो प्रोपोगंडा क्या है कि इस तरह का माहौल बना देना कि लोग उनकी बात पर भरोसा करने लगे। ठीक है, लोग उन पर विश्वास करने लगे। अब नत्सी पार्टी क्या माहौल बना के चल रही थी उस समय जर्मनी में कि जो कुछ वर्साई की संधि में हमने खोया वो सब हम वापस दिलाएंगे, सबको रोजगार देंगे, सब कुछ करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। और जनता इनके प्रोपोगंडा में फंस भी गई। ठीक है, 1929 में नत्सी पार्टी को जर्मन संसद का नाम है राइख स्टांग। ठीक है, राइख स्टांग इसका जर्मनी संसद का नाम था उस समय। राइख स्टांग के, देखो प्रोपेगेंडा का जो अर्थ है वो ये दे रखा है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार। ये पोस्टरों द्वारा होता है, फिल्मों द्वारा और भाषणों द्वारा भी होता है ना। अब जैसे पुरानी फिल्में होती थी, उनमें किस तरह की चीजों को दिखाया जाता था
कि जो भारतीय संस्कृति है वो खराब है, जो वेस्टर्न संस्कृति है वो अच्छी है ना। आज भी हमारी जो मूवियाँ होती हैं उसमें ज्यादातर किसकी होड़ करी जाती है, जो पश्चिमी मूवियाँ होती हैं उनकी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, है ना कहीं लोगों के मन से धार्मिक और पुरानी भावनाएं निकलती जा रही हैं, और वो ये सोचते हैं कि अ, लोग ये सोचते हैं कि वहाँ के जैसे कपड़े पहनना, वहाँ की भाषा में बात करना, मतलब इंग्लिश में बात करना, तो हम ज्यादा स्टैंडर्ड दिखेंगे, है ना, लोगों को ऐसा लगता है। और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आ रही हैं। तो ये होता है प्रोपेगेंडा, कि अगर हम ऐसे पोस्टर्स लगवा दें बड़े बड़े कि ये वाली गवर्नमेंट ये काम करेगी, इसको वोट डालो, इस तरह का, ठीक है, या मूवियों में दिखाया जाए। आजकल तुम्हारी फोन में भी ये आता होगा कि आप इस पार्टी को वोट डालो, ये इतना अच्छा अच्छा काम करेगी, है ना, कांग्रेस ये देगी, भाजपा ये देगी, आम आदमी पार्टी ये देगी, चुनाव जीतने के बाद ऐसे लालच दिया जाता है ना आपको। तो वही क्या होता है, एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है। अब हम बात कर रहे थे 1929 में नक्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक स्ट्रॉन्ग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। किसको मिले? हिटलर की पार्टी को, नत्सी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले, ठीक है। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, यानी कि 2-3 साल में ही इस पार्टी ने कमाल दिखाया, और इसको कितने वोट मिले? 37%। 1929 में 2.6% मिले थे, और जो कि 1932 में कितने हो गए? 37% वोट हो गए। तो ये एक बड़ी पार्टी बन गई थी। अब इसका कारण क्या था? जो मैंने ऊपर बताया वही था कि हिटलर जो था वो जबरदस्त वक्ता था, मतलब बहुत अच्छा बोलता था। और जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे, और लोगों को लगता था कि हाँ, अगर सत्ता में हिटलर आया तो हमारा कुछ अच्छा भविष्य होगा, ठीक है। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध, और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता था। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने आपको ऊपर बताई कि वो हिटलर क्या कह रहा था कि भाई वर्साई में जो अपमान हुआ, वर्साई की संधि में जो अपना अपमान हुआ, वो सारा मैं आपको वापस करूंगा, और जो भी चीजें आपने खो दी हैं वो सारी मैं वापस ला के दूंगा आपको, ठीक है। उसका वादा था कि वह रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभावों से मुक्त कराएगा, ठीक है। अब जो वाइमर गणराज्य बना था, तो देश की जनता को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो वाइमर गणराज्य में है, अब शासन में है, अब जो लोग, वो कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्रों से मिले हुए हैं, ऐसा वहां के लोगों को लगता था, ठीक है, कि इन्होंने ही वर्साई की संधि पर सिग्नेचर करे और ये इस तरह की सरकार बना रहे हैं, मतलब इनके नियत में कुछ खोट है। तो लोग इसलिए ही वाइमर गणराज्य का लोगों ने स्वागत नहीं किया किया था, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो मित्र राष्ट्र हैं इनका इंटरफेयर हमारे देश में रहेगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये सब मैं खत्म करा दूंगा, और लोगों को इस पर भरोसा हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखा है, उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभावों से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा, ठीक है। अब देखो ये एक वो है, रैली है। अब देखो इसकी रैली में इतने इतने लोग हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंबल दे रखा है, आप ये मत सोचना कि जो भारत का स्वास्तिक है ये वो है, ये वो नहीं है, ठीक है। जैसे स्थानीय भाषा में इसको सतिया भी बोलते हैं, है ना। पूजा पाठ होती है जब सतिया काटते हैं ना, हम हिंदू धर्म में इसका सिंबल का यूज किया जाता है। इसको स्वास्तिक भी बोलते हैं और स्थानीय भाषा में सतिया बोलते हैं। तो ये सतिया का यूज यहाँ पर किसी भी धार्मिक वगैरह के लिए नहीं किया जाता था, ये हिटलर अपनी ताकत दिखाने के लिए इसका प्रयोग करता था, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है, हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन, प्रदर्शन और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नत्सियों ने बड़ी बड़ी रैली और जनसभा करे। यानी कि ये बहुत लंबे चौड़े स्तर पर रैलियां कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि अगर अब कोई हमारे लिए अच्छा कर सकता है तो केवल और केवल नत्सी पार्टी कर सकती है, यानी कि हिटलर कर सकता है, ठीक है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्वास्तिक या सतिया छपे लाल झंडे, नस्सी सल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो जब छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं ना, उसके बाद जनगण मन बोला जाता है, सल्यूट किया जाता है झंडे को, ठीक है, जय हिंद बोला जाता है।
तो वो क्या है, एक तरह से हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, या फिर हम अपनी सच्ची निष्ठा दिखा रहे हैं अपने देश के प्रति। तो बच्चों में ऐसे ही देश प्रेम की भावना जागृत होती है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। तो यही सारी चीजें कौन करता था उस टाइम पे? हिटलर करता था। तो हिटलर की जब रैलियां वगैरह निकलती थी तो लाल झंडे दिखाए जाते थे, नस्सी लोग जो थे वो सल्यूट करते थे उसको, और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। इसका मतलब यह है कि भाई जो हिटलर है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें, नत्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उभारने का ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षित दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। और मतलब देखो, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो था, जो मान सम्मान होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी चीज जर्मनी ने खो दी थी प्रथम विश्व युद्ध में। अब लोगों को लग रहा था कि अगर ये हिटलर आएगा तो ये सारी चीजें हमें वापस मिलेंगी। तो ये जो उसके पार्टी के लोग थे ना, ऐसे उसको दिखाते थे कि ये करेंगे अब सबका उद्धार। कौन? हिटलर। नेक्स्ट है, जो एक भाषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, सॉरी, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी को इन सबसे उभारने की बात किसने करी? हिटलर ने। नेक्स्ट है लोकतंत्र का ध्वंस। अब लोकतंत्र को खत्म करने की बारी आई और हिटलर ने ऐसा ही किया कि लोकतंत्र खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि राजा ज्यादा अच्छा शासन कर रहा था, राजा वफादार था, जो पुराना जर्मनी का राजा था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया वो ज्यादा अच्छा था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो लोकतंत्र है ये बेकार है। तो लोग इसका, हिटलर का समर्थन कर रहे थे कि हाँ भाई, तुम इस लोकतंत्र को खत्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर लोकतंत्र में जो जिसकी चल रही है वो है पश्चिम के, यानी वो मित्र राष्ट्र हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में जीते थे। क्योंकि ये लोकतंत्र की स्थापना, जो वाइमार गणराज्य की स्थापना थी, वो मित्र राष्ट्रों ने करी थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इनका इंटरफेयर ज्यादा है हमारे देश में, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। ठीक है, जब हिटलर आया तो हिटलर का 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया, यानी कि वो चांसलर बन गया। कौन से दिन? 30 जनवरी 1933 को। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी। ये इंपॉर्टेंट डेट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। ठीक है, यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नत्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतंत्र शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि उसने संसद को हटा दिया। जो और चीजें थी जो ये प्रदर्शित कर रही थी जर्मनी में कि ये जो जर्मनी है वो लोकतंत्र है, उसने वो सारी चीजें हटा दी। ठीक है, और लोगों का इसको समर्थन मिल रहा था, क्योंकि लोगों के सामने जो इसने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि मैं आपको इन सब चीजों से बाहर निकालूंगा, इस सारी निराशा से बाहर निकालूंगा, सर्वहारीकरण से बाहर निकालूंगा, तो लोग जो है इसके चक्कर में आ गए पूरी तरह से। फरवरी माह में जर्मनी संसद भवन में हुए रहस्य में अग्निकांड से उसका रास्ता साफ हो गया और आसान हो गया। उसने क्या किया? 26 फरवरी 1933 को, ठीक है, 26 फरवरी 1933 को किए गए अग्निकांड अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्त, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। यानी कि उसने क्या किया? एक तरह से आपातकाल लगा दिया कि अब जो चलेगी वो केवल हिटलर की चलेगी, हिटलर की बात मानी जाएगी। प्रेस कुछ भी नहीं बोल सकती है हिटलर की बिना इजाजत के। कोई भी व्यक्ति आंदोलन वगैरह नहीं कर सकता है। एक निश्चित समय के लिए सबकी आजादी छीन ली उसने। जैसा कि होता है आपातकाल जब लगता है ना किसी भी देश में, तो क्या होता है, जैसे अगर अपने भारत में आपातकाल लगा तो चार चार लोग या 3 लोग आपस में खड़े होकर बात नहीं कर सकते, झुंड बनाकर नहीं खड़े हो सकते, और किसी भी तरह की आप भाषणबाजी नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें मना होती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से छिन जाती है उसमें, है ना। जो हमारी मौलिक अधिकार है वो छिन जाते हैं उतने समय के लिए जितने समय के लिए इमरजेंसी लगी हुई है, देश में आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, वाइमार संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। देखो, लोकतंत्र में तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा था हिटलर? हिटलर ने बैठते ही तानाशाही अपनी शुरू कर दी और जो पुराने लोकतंत्र जैसी चीजें थी उसको खत्म कर दिया था। ठीक है,
इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर दुश्मन कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? कम्युनिस्ट किसका साथ देते थे? गरीबों का। और अमीरों का क्या करते थे? वो बहिष्कार करते थे। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रेशन कंस्ट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया। ठीक है, कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसरडार्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। मतलब कम्युनिस्टों का इतनी बुरी तरह इसने दमन किया कि ज्यादातर कम्युनिस्टों को इसने क्या किया? कंसंट्रेशन कैंपों में रखा और कुछ को मार दिया। नत्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि नत्सी शासन के कुल 52 किस्म के लोगों यानी 52 किस्म के लोगों को भी अपने दमन का निशाना बनाया। अब इन 52 नस्लों में कौन कौन लोग थे वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बारी। हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं उस कहानी पर जो हेलमुट की थी। ठीक है, हेलमुट की कहानी मैंने आपको यहाँ तक बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम आगे के पार्ट करेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि हिटलर ने क्या क्या चीजें किस तरह से करी थी। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मन ने नरसंहार या जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाली कुछ नस्लों 52 नस्ल अभी मैंने बताया था ना, तो 52 नस्लों के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में यानी कि जर्मन यानी हिटलर जो था वो जर्मनी में बहुत सारी नस्लों को मार रहा था जो विदेशी थी, जो उसकी नजर में बेकार नस्लें थी। उसमें 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी थे और 10 लाख पोलैंड के निवासी थे। है ना, मैंने आपको बताया था ना कि जब प्रथम द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहले युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये कौन सी डेट थी? 1 सितंबर 1939। ठीक है, यानी कि 1939 में 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और पोलैंड के 10 लाख लोगों को मार दिया था। ठीक है, क्यों मार दिया था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जर्मन के जो अच्छे नस्ल के लोग हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, साफ सुथरी और अच्छी जगह चाहिए। तो जो बड़े बड़े बंगले थे, रईस लोग थे, उनको मार दिया था पोलैंड के लोगों को, या फिर उनको मजबूर कर दिया था कि वो पोलैंड को छोड़कर भाग जाएं, और उसमें अपने देश के जर्मनी लोगों को इसने बसाया था हिटलर ने। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मनी नागरिकों को भी मार दिया। ठीक है, अपने ही देश के लोगों को मार रहा है ना। जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी नस्ल के लोग रह रहे हैं। अब कोई ऐसा बेवकूफ आदमी आ जाए हमारे देश में, सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो जिसका दिमाग बिल्कुल हिटलर की तरह हिला हो, और वो कहे कि भाई एक ही धर्म के लोग रहेंगे, बाकी के जो 6-7 धर्म के लोग रह रहे हैं उनको नहीं रहना है इस देश में, या तो वो भाग जाओ इस देश से, नहीं तो हम उनको मार डालेंगे। तो ये कहाँ की बात हुई? ये तो गलत बात है ना, और ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि एक देश में एक ही धर्म के लोग रहें, थोड़े बहुत दूसरे धर्म के लोग भी रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही धर्म के लोग रहें, एक ही नस्ल के लोग रहें। ये तो लोगों की ही मतलब उस व्यक्ति की गलती है जो तानाशाही कर रहा है। इसके अलावा ना ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की घाट उतार दिया। मतलब जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता उसको हिटलर मरवा देता था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज जैसे कत्ल कारखाने बनाए गए। जहरीली गैस, देखो जैसे मुर्गा वगैरह को काटते हैं या गाय भैंस को काटने के लिए जो कट्टी खाने होते हैं ना, उनको कट्टी खाने बोलते हैं हमारी स्थानीय भाषा में, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको। तो जहां पर जानवरों को काटा जाता है वो एक फैक्ट्री टाइप की होती है, क्योंकि वहां तो डेली 200-300 जानवरों को काटा ही जा रहा है। तो उसी तरह से क्या किया इसने, हिटलर ने लोगों को मारने के लिए कारखाने बनाए। कहाँ बनाए? पोलैंड में। पोलैंड में ले जाके लोगों को और जहरीली गैस से मार देता था। मतलब एक ही कमरे में बहुत सारे हजारों लोगों को भर दिया, उसमें जहरीली गैस छोड़ दिया और लोगों को मार दिया। क्यों मार रहा था? कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ये खराब नस्ल वाले हैं। और थोड़े बहुत लोग नहीं थे खराब नस्ल वाले, देखो 60 लाख ये, 2 लाख ये, 10 लाख ये, 70,000 ये, और ये तो कुछ आंकड़े हैं जो बुक में दिए हुए हैं, ना जाने और कितने लोगों को उसने मारा होगा। नेक्स्ट है इसमें सॉरी, न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नत्सियों को ही मौत की सजा सुनाई थी। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये सजा कब सुनाई? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, जब। ठीक है, तो ऐसे लोगों की तलाश की गई जो नत्सी पार्टी के थे, जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, उनको। ठीक है,
तो ये हेलमुट की क्या कहानी थी कि उसके जो पापा थे वो आत्महत्या करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी है वो हार रहा है, तो जो नस्सी पार्टी के लोग हैं उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसी के डर से बाद में उन्होंने आत्महत्या कर भी ली थी, है ना? तो बाद में क्या हुआ कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ, तो उन्होंने केवल 11 मुख्य आरोपियों को मौत की सजा सुनाई और बाकी बहुत लोगों को क्या किया, उन्होंने उम्र कैद सजा सुना दी थी। सजा तो मिली, लेकिन नक्सलियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और जुल्म के मुकाबले बहुत छोटी थी। मतलब कम सजा दी गई थी उस मुकाबले, जिस मुकाबले उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, लोगों को मारा था, इतनी बड़ी मात्रा में मारा था। अब आपको पता चल गया होगा कि हिटलर को नेगेटिव शब्द से क्यों पुकारा जाता है, कि हिटलर यानी कि बुरा आदमी, है ना? आपके दिमाग में यही है ना कि हिटलर यानी बहुत गंदा आदमी। क्यों गंदा था? वो इसलिए गंदा था कि उसने एक नस्ल को छोड़कर, एक नस्ल में भी कौन थे, एक नस्ल में भी केवल नार्डिक जर्मन थे, ठीक है, जिनको ब्लॉन्ड भी बोला जाता था। ब्लॉन्ड यानी कि नीली आंखें और सुनहरी बाल वाले लंबे लंबे और सुंदर दिखने वाले जो लोग थे जर्मनी के, बस उनको उसने छोड़ा, बाकी सब लोगों को मार दिया। जो भी और दूसरे देशों से आए थे उसमें अश्वेत भी लोग थे, मतलब हमारे यहाँ के जो जिन्स के लोग होते हैं, जो भारत के लोग होते हैं, वो भी उसकी नजरों में कैसे थे, निम्न कोटि के थे। उनको भी, ऐसे लोगों को भी खूब मारा उसने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पर कि हम क्या पढ़ रहे थे। नत्सी शासन ने कुल 52 किस्मों के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाह स्थापित कर दिया गया। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया उसने इतना काम करने में, बहुत थोड़े समय में कर लिया ये काम। 30 जनवरी को वो बैठा सत्ता पर, 28 जनवरी को उसने लोकतंत्र खत्म कर दिया, 28 फरवरी को लोकतंत्र खत्म कर दिया, और मार्च में, मतलब लगभग 2 महीने में ही उसने अपनी तानाशाही शुरू कर ली थी, है ना? तो युद्ध भी चल रहा था। अभी थोड़े दिन में ये युद्ध स्टार्ट करेगा, तो युद्ध भी चल रहा था और उधर वो उसने मारना भी शुरू कर दिया था अपने देश के लोगों को। ठीक है, अब इतने सारे लोग एक दिन में, 2 दिन में तो नहीं मरे होंगे, सालों में मरे होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके ही मारा होगा इनको। इस कानून के इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाह स्थापित कर दी गई। इस कानून ने संसद हिटलर को संसद हिटलर ने आएगा। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश जारी जारी शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि संसद को हटा ही दिया पूरी तरह से, और अब किसकी चल रही थी, केवल और केवल हिटलर की चल रही थी। नत्सी पार्टी का उससे जुड़े संगठन के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, ट्रेड यूनियंस के बारे में आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? आपने पढ़ा था रूस की क्रांति में। ठीक है, क्यों जब मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, ट्रेड यूनियन बनानी शुरू करी थी, जो मजदूरों के हित की बात करे, है ना, जो मजदूरों के लिए अच्छे फैसले लिए, उनके विकास के लिए या फिर उनकी सुविधाओं के लिए। तो उसने क्या किया कि ये संगठन वगैरह नहीं बनेंगे, जो हिटलर कह रहा है वो सही है, ये सब संगठन हटा दिए गए। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि दोबारा से जर्मनी में लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र स्थापित हो गया। राजतंत्र यही तो होता है कि राजा के पास होती है सारी शक्ति। अर्थव्यवस्था हो या फिर मीडिया हो या फिर सेना हो या फिर न्याय व्यवस्था हो, सब कुछ किसके कहने पर चलता है? सब कुछ चलता है राज्य के कहने पर, यानी कि राजा के कहने पर। तो सेम इसने वैसे ही कर लिया। पूरे समाज को नस्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। यानी कि जैसा वो चाहता था वैसे ही करता था। उसके लिए उसने अपनी अलग से सेना बनाई। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टर्म ट्रूपर्स, यानी कि एसए के अलावा गेस गेस्तापो यानी कि गुप्तचर पुलिस, एसएस यानी अपराधी नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा यानी कि एसडी का गठन किया गया। यानी कि उसने एक तरह की पुलिस हटाकर ये इतनी सारी पुलिस कर दिया, इनको अलग अलग काम बांट दिए कि भाई तुम जो हो तुम गुप्तचर पुलिस हो, ठीक है, तुम जो हो वो अपराधियों को नियंत्रित करोगी और तुम सुरक्षा करोगी, है ना? तो अलग अलग पुलिस का गठन करा, अलग अलग काम बांट दिए। इन नव इन नव गठित दस्तों में बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए, और असंवैधानिक अधिकार दिए गए मतलब ये अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर रहे हैं, उसको दंडित कर रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं, उसके साथ कोई भी बर्बरता कर रहे हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, है ना? जैसे पुलिस वाले होते हैं, इनके अधिकार सीमित होते हैं, ठीक है, संविधान के हिसाब से ये किसी भी व्यक्ति को बिना
किसी जुल्म के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है, जेल में नहीं रख सकते। पहले इन्हें बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने कौन सा जुल्म किया, उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर वो है, सबूत है, गवाह है, तभी उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं। लेकिन इनको क्या किया, बेहिसाब अधिकार दे दिए, और इन्हीं की वजह से नत्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रण गृह में किसी को भी बंद किया जाता था, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे होते थे, और इसमें कौन लोगों को भर्ती किया जाता था, जो नार्डिक जर्मन नहीं थे लोग, उन सबको, ठीक है, 52 किस्म के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता था। और उनका कसूर बस इतना था कि उनकी नीली आंखें नहीं है और भूरे बाल नहीं है, ठीक है, वो जर्मनी मूल के व्यक्ति नहीं है, बस इस आधार पर उनको मारा जाता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला किया जा सकता था, या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त मुक्त पुलिस बलों ने सॉरी निरकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। यानी कि हिटलर लोगों के साथ कितना कितना बुरा कर रहा था, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या हुआ, पुनः निर्माण। अब ये तो एक कहानी थी कि हिटलर दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहा था। अब पुनः निर्माण उसने किस तरह से किया जर्मनी का, वो हम देखते हैं, ठीक है। हिटलर ने पुनः निर्माण कैसे किया वो हम देखते हैं जर्मनी का। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालामार सख्त को सौंपी। जैसे कि हिटलर ने बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो अर्थव्यवस्था को ऐसे कर दूंगा, सबको रोजगार दूंगा, सबका विकास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये जो वादे कर रहा था वो, ठीक है, वो इन वादों, इन, सुनो, ये भी ले जाओ, वो जो वादे कर रहा था बड़े बड़े, उन वादों को पूरा भी कर रहा था, ठीक है। लेकिन पूरा किसके लिए हो रहे थे, केवल जर्मन नार्डिक के लिए, ठीक है, नार्डिक लोगों के लिए ही हो रहे थे। केवल जो ब्लॉन्ड लोग थे, जिनकी नीली आंखें थी और सुनहरे बाल थे, केवल उनके लिए ये सारी चीजें पूरी हो रही थी, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों को तो मर जाना था, ठीक है, या उनको ये जबरदस्ती मार रहा था, और कुछ लोग बेचारे भाग गए होंगे तो वो बच गए होंगे, नहीं तो ज्यादातर लोगों को इसने मारा। नेक्स्ट है इसमें, साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार वर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य किया। यानी कि इन्होंने क्या किया कि उत्पादन बढ़ा दिया, फैक्ट्रियां वगैरह खोली, ठीक है, और जो पुरानी थी उनको भी ओपन करवाया, जो मंदी में बंद हो गई थी उन सबको ओपन करवाया, ताकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो भाई उसके लिए काम, जब काम होगा तो उसके लिए नौकरों की भी जरूरत होगी, है ना, मजदूरों की जरूरत होगी, तो मजदूरों की भर्ती शुरू होने लगी, तो फिर लोगों को काम मिलने लगा, है ना। तो काम मिलने लगा तो लोगों को भी विश्वास होने लगा कि भाई अब जो हिटलर है वो बढ़िया वाला काम कर रहा है, कि अब हमें रोजगार मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, और आराम से घर चल रहा है। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्स वैन इस योजना की देन थी, ठीक है। तो ये इसने सुपर हाईवे वगैरह निकाली, ये सारी चीजें करी, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छे से चल सके। नेक्स्ट है विदेशी नीति के मोर्चे पर भी हिटलर का फौरन कामयाबी मिली। अब उसने क्या किया, देखो, ये तो अर्थव्यवस्था का जिम्मा किसको दिया, हालमार्क को दिया, ठीक है। हालमार्क अपने स्तर से काम कर रहा था, अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहा था, उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रहा था, ताकि देश में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सके, ठीक है। एक स्तर ये था, जो नस्सी पार्टी थी, नस्सी पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही थी कि लोगों को मार रही थी जो दूसरी नस्ल के थे। अब एक और काम चल रहा था, वो चल रहा था विदेशी नीति। इसका मोर्चा हिटलर ने खुद संभाल रखा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि अब किसी की बात नहीं मानी जाएगी, केवल हिटलर की बात मानी जाएगी, और हिटलर बोल रहा है इसलिए केवल हिटलर की बात मानी जाएगी। देखो, 33 में वो चांसलर बना था, और 1936 में 3 साल बाद ही उसने क्या किया, जो राइनलैंड कब्जा लिया था वार्साई की संधि में, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, इन मित्र राष्ट्रों ने, उनसे इनको छुड़ा लिया, ठीक है, राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में, 1939 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ठीक है। ये जो दो राज्य छीन लिए थे मित्र राष्ट्रियों ने, उनको दोबारा से इसने हासिल कर लिया, किसने सॉरी, हिटलर ने। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले
कब्जे वाले जर्मनी भाषी सुंडेटन लैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया। अब देखो यहाँ तक ठीक था, ये सारे राज्य कभी ना कभी जर्मनी में थे, तो जर्मनी ने इनको कब्जा कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की जो नजर थी वो वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ हुई नाइंसाफी के लिए थी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो नाइंसाफी हुई थी उसको सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे, नहीं, उस चीज को इंग्लैंड भी समझ रहा था, उस चीज को अमेरिका भी समझ रहा था कि फ्रांस ने बहुत ज्यादा इसके जर्मनी के ऊपर कंडीशंस लगा दी हैं कि भाई तुम सेना नहीं रख सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे इलाके छीन लिए। तो जब ये सारे इलाके उसने वापस लिए, तब तक इंग्लैंड चुप था। इंग्लैंड को लग रहा था कि ठीक है, उसने सही किया, जो उसको मिलना चाहिए था वो उसने ले लिया, इटली ने, सॉरी जर्मनी ने। पता नहीं क्यों जर्मनी के नाम पर मेरे को इटली का नाम याद आता है, कई बार मिस्टेक हो चुकी है बोलते में, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली कामयाबी। घरेलू यानी कि जो घर की अर्थव्यवस्था थी, जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो भी ठीक से चलने लगी, और जो विदेशी नीतियां थी उनमें भी उसको सफलता मिलने लगी। ठीक है, देश की नियति अब पलटने लगी थी, यानी कि देश की में लोगों को विश्वास हो गया कि अगर कोई सबसे अच्छा है तो कौन है, हिटलर है ना। अब देखो ये है जर्मनी, आपको दिख रहा है मैप में, ये जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है। यहाँ राइनलैंड था जो फ्रांस ने कब्जा लिया था, बाद में इसने छुड़ा लिया, है ना। जो धीरे धीरे करके जो रूट था वो जो भी थे वो सारे उसने छुड़ा लिए। और अब बारी आएगी कि जर्मनी क्या करेगा, पोलैंड पर कब्जा करेगा। ठीक है, पोलैंड इतना है बस। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें आज आज तो पोलैंड बस इतना है। तो अब क्या करेगा, वो पोलैंड पर कब्जा करेगा, और यहीं से किसकी शुरुआत हो जाएगी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये कोई भी नक्शा दिया होता है तो आप उसको गौर से देखा करो 3 से 4 बार, ताकि आपको ये चीजें याद रहें, है ना। जब तक याद नहीं होंगी, जब तक आप मैप नहीं देखोगे। जब मैं भी पढ़ती थी एनसीईआरटी, तो मैं खुद भी 3 से 4 बार मैप को देखा करती थी, ताकि मैप याद रहे। तो मैप जब याद रहेगा ना, तो एग्जाम में आपको चीजें बहुत आसानी से याद रहेंगी। देखो इसमें लिखा हुआ है बृहत्तर जर्मनी, जर्मनी दिखाया गया है येलो कलर में, धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश। ठीक है, यानी कि जो जर्मनी जर्मनी को जो मदद कर रहे थे वो ये वाले देश हैं। जर्मनी कब्जे वाले इलाके, जर्मनी ने बाद में कौन कौन से इलाकों को कब्जा लिया था, इसको कब्जा लिया था, यूक्रेन वगैरह को, ये रसिया का इलाका था उस टाइम पे। ठीक है, इसको कब्जा लिया था, इसको कब्जा लिया था, इधर इधर पूरी सेना भेज के। और फ्रांस में भी लगभग कब्जा हो चुका था, बाद में हार गए थे, वो चीज एक अलग है। इटली और उसका इलाका, इटली का इलाका पीछे है ना। द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो, जर्मनी के साथ इटली लड़ा था। ठीक है, जर्मनी इटली कौन थे, ये केंद्रीय शक्ति थे, है ना। और धुरी राज्य कौन से थे, धुरी वाले थे ये फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब, है ना। इनको मित्र राष्ट्र भी बोला गया है। नेक्स्ट है, लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकार बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नस्सी जर्मनी में एहतियातन पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, यानी कि जो भी हिटलर के खिलाफ बोलेगा उसका सीधे ही सीधा क्या होगा, उसकी सीधे की सीधी हत्या होगी, उसको मार देंगे। ठीक है, तो यही नस्सी पार्टी में चल रहा था उस समय। अब इसने सख्त ने बोला कि भाई युद्ध वुद्ध मत लड़ो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा पैसा खराब हो रहा है और देश की तरक्की नहीं हो पा रही है। तो फिर इसको भी हटा दिया, है ना। नेक्स्ट है, इसमें सख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। उसको लग रहा था कि युद्ध में हम युद्ध लड़ेंगे, उसमें दूसरे देशों को जीतेंगे और दूसरे देशों से खजाना वगैरह लूट लेंगे, खनिज वगैरह को अपना बना लेंगे, और हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो तेजी से चलेंगे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके दिमाग में ये स्कीम चल रही थी। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि युद्ध से कभी किसी का भला ना हुआ है और ना होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्कीम ही गलत थी। वह राष्ट्रीय सीमा का विस्तार करते हुए ज्यादा से ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पोलैंड की हेल्प करने के लिए कौन आया, फ्रांस आया और इंग्लैंड आया, क्योंकि अब उनको यकीन हो गया था फ्रांस और इंग्लैंड को कि अब जो युद्ध है वो लंबा खिंचेगा, और अगर इसको यही नहीं रोका तो बाद में क्या करेगा ये बाद में ये हमको भी नहीं छोड़ेगा। तो इसको क्या करो, अभी की अभी घेर लो।
तो युद्ध जो है वो लंबा खिंचा। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया या एक संधि करी कि भाई हम तीनों साथ में रहेंगे और साथ में मिलकर इनको फोड़ेंगे। किस किस को? जो मित्र राष्ट्र हैं उनको, अमेरिका को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, और बहुत सारे देश इनके साथ थे, इनडायरेक्टली उन सबको फोड़ेंगे। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान ने। नेक्स्ट है, इस संधि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दबदबा या दावा और मजबूत हो गया। ठीक है, अब जो हिटलर था वो विश्व में उसकी चर्चा होने लगी कि भाई ये तो अब बहुत आगे चल रहे हैं, अब तो युद्ध में जीत इनकी होगी। यूरोप के ज्यादातर देशों में नत्सी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकार बैठा दी, यानी कि यूरोप के और भी छोटे मोटे देशों पर इसने कब्जा किया और अपनी जैसी सरकार बैठा ली जो जर्मनी का समर्थन करे। ठीक है, 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? अब हिटलर ने सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने पर के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर दिया। हिटलर क्या सोच रहा था कि जो पूर्वी यूरोप है, पूर्वी यूरोप का मतलब है कि इधर साइड, पूरब इधर की साइड है, पश्चिम इधर की साइड है। जर्मनी को लगा कि इनको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा, इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब मेरा पूरा जो ध्यान है वो किस पर होना चाहिए? सोवियत संघ पर। अब मैं इसको हराने वाला हूँ। ठीक है, इनको मैं हरा चुका हूँ। किसको? फ्रांस को, नॉर्वे को, यूक्रेन को, पोलैंड को, ये सबको। और ये पहले कभी ना कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, पोलैंड, यूक्रेन, लुथानिया और एस्टोनिया, ये किसका था एरिया? ये पहले इसका था, सोवियत संघ में था, है ना। और 1991 में जब इन्होंने आपस में समझौता किया कि हम 15 देशों को अलग अलग हो जाना चाहिए, तो ये 15 देश अलग अलग हो गए थे। तो बाद में बना यूक्रेन, पोलैंड, लुथानिया, एस्टोनिया। ठीक है, और भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी चीज जो है ये किससे बनी है? सोवियत संघ से। ठीक है, तो पहले इसका नाम रूस नहीं था, पहले इसका नाम सोवियत संघ था। तो अब जर्मनी की नजर पश्चिम से हट गई, मतलब फ्रांस से हट गई, इंग्लैंड से हट गई, इन सब से हट गई। अब उसकी नजर किस पे थी? अब उसकी नजर थी कि अब हम किसको जीत ले? रूस को। उस समय रूस का बहुत ज्यादा दबदबा था, मतलब रूस को बहुत शक्तिशाली मानते थे लोग विश्व में, जैसे आज अमेरिका को मानते हैं, पहले रूस को मानते थे। तो उसने सोचा रूस को और जीत लेता हूँ, और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो क्या गलती हुई इससे। वह जर्मनी जनता के साथ संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। उसको लगता था कि भाई खुले खुले में रहेंगे मेरे देश के लोग, पोलैंड में रहेंगे और इस यूक्रेन वाली जगह में रहेंगे, मतलब बहुत सारी जगह बना लूंगा अपने लिए, है ना। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ठीक है, कब किया? जून 1941 में। यह हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफी थी, यानी कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जब उसने ये सब पीछे वाले जीत लिए थे, फ्रांस वगैरह ये सब जीत लिए थे, तो इतना ही पे ही सवाल कर लेता। इन आक्रमणों से जर्मनी पश्चिम मोर्चे ब्रिटिश वायु वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गई। ठीक है, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी के नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना और स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सेना ने पीछे हटते जर्मनी सिपाहियों को आखिर तक पीछा किया और अंततः वह बर्लिन के बीचों बीच आ गए। ठीक है, इस घटनाक्रम के अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित हो गया। अब देखो कि हुआ क्या, दोबारा से समझते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है ना। इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा आपको, और नहीं आ रहा है तो मैप देखकर इंटरेस्ट लीजिए। देखो बीच में कौन था? जर्मनी। लड़ाई किसने शुरू करी? जर्मनी ने। सबसे पहले उसने क्या किया? पोलैंड पर हमला किया, पोलैंड को अपने अधिकार में जमा लिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? उसने फ्रांस पर अपनी सेना बिछा दी, यहाँ से वो जीतने लगा। ठीक है, डेनमार्क वगैरह इन सबको जीतने लगा। ठीक है, इसमें लिखा है ना जर्मनी कब्जे वाले इलाके, है ना। अब यहाँ से एक सेना थी ब्रिटेन की सेना भी लड़ रही थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन अलग पड़ता है, अब उसके पानी के जहाज यहाँ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। जर्मनी के पीछे यहाँ से ब्रिटेन पड़ा हुआ है, और इस मोर्चे पर कौन पड़ा हुआ है? सोवियत संघ। ठीक है, अब इस मोर्चे पर सोवियत संघ की सेना लड़ रही है। अब एक ही देश दो दो जगह लड़ रहा है। जो गलती प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने की थी, यानी कि सोवियत संघ ने की थी, रूस ने क्या किया था? इधर भी युद्ध स्टार्ट कर दिया था और उधर पूर्व में जापान के साथ कर दिया था। तो दोनों तरफ चल रहा था, इसलिए रूस की हार हुई थी। यही गलती जर्मनी ने यहाँ पर की। जर्मनी ने क्या किया? ब्रिटेन से भी युद्ध चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, और यहाँ सोवियत संघ से भी स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती जर्मनी से हुई। अब दोनों तरफ से सेना लड़ रही है, उसको खाने की, पीने की, वर्दी चाहिए, बहुत सारी चीजें चल रही है। और इसके चलते चलते क्या हुआ कि जो सोवियत सेना है उसने अपनी बढ़त बनाई और सोवियत सेना बर्लिन तक आ पहुंची।
ठीक है, यानी कि जर्मनी के बीच तक घुस गई जो सोवियत सेना है उस समय। अब क्या हुआ कि जब सेना, देखो इसका आगे का इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि जब सेना जो है जर्मनी तक आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई, तो हिटलर को पता चला कि अब जर्मनी कुछ भी कर ले जीत नहीं सकता। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने एक बंकर में, ठीक है, एक बंकर में अपने सलाहकार के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ उस बंकर को उड़ा दिया। ठीक है, यानी कि एक शक्तिशाली बंकर था, एक जगह थी जहां सेफ रहते हैं, यूरोप में बंकर बने होते हैं, हमारे देश में नहीं है। ठीक है, दुश्मन देश की सेना से बचने के लिए बंकर होते हैं जगह जगह पर। तो उस बंकर में अपने को, हिटलर ने अपने आप को और अपने सलाहकार को अपने पूरे परिवार के साथ उस बंकर को बम से उड़ा दिया और वो मर गया। ठीक है, अब जब हिटलर मर गया, ठीक है, तो एक तरह से जो जर्मनी है वो ठंडा पड़ गया, अब नेता ही एक था लड़ने के लिए, है ना। तो अब 30 अप्रैल को ये ऐसा हुआ था, 30 अप्रैल 1945 को ऐसा हुआ था कि जो सोवियत जो सेना थी वो बर्लिन में अंदर घुस गई थी और हिटलर ने अपने मंत्री गयोबल्स के साथ अपने पूरे परिवार को मार लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बच रहा था, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर मैं इसमें फंसूंगा तो क्या होगा, मेरी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। उसको पता थी कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था, उसके देश में आर्थिक मंदी आ गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, उन सबसे बचने के लिए अमेरिका क्या कर रहा था, इस युद्ध से लगातार बच रहा था। लेकिन वह लंबे समय तक इस युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। ठीक है, पूर्व में जापान की ताकत बढ़ती जा रही थी। जापान की ताकत कहां से बढ़ना शुरू हुई, जहां से त्रिपक्षीय समझौता हुआ। कब हुआ था, सितंबर 1940 में, जब जर्मनी, इटली और जापान, अभी मैंने ऊपर बताया ना, जर्मनी, इटली और जापान, जब तीनों ने समझौता कर लिया, ठीक है, सितंबर 1940 में, तो यहां से जापान की जो हिम्मत है वो बढ़ने लगी और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब हम अमेरिका को भी जीतेंगे। मतलब कितनी बेवकूफियां करते जा रहे हैं, बिना मतलब की तो रूस को इन्होंने ढकेला इस युद्ध में और बिना मतलब के अमेरिका को। और दोनों का हर जाना बहुत ही गलत हुआ, मतलब इनको भुगतना पड़ा। अब जापान ने क्या किया, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इंडो चाइना वाला जो चैप्टर है वो तो आपका 10th क्लास में, वहां आपको पता चलेगा, यहाँ हम बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम खर्च होगा। ठीक है, तो इंडो चाइना पर इसने कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पार्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया। ठीक है, वह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय, जैसा मैंने आपको बताया कि हिटलर ने कब अपनी आत्महत्या करी, 30 अप्रैल 1945 को। ठीक है, अब जब इन्होंने बमबारी की थी जापान वालों ने अमेरिका पर, ठीक है, तो अमेरिका जो था वो शांत बैठा हुआ था कि ठीक है, हम अपना बदला लेंगे, बाद में लेंगे, है ना, जब समय आएगा जब लेंगे हम बदला। वो अपनी फिराक में बैठा हुआ कि कभी ना कभी हम इसको भी बताएंगे, किसको, जापान को। तो मई 1945 में क्या हुआ, मई 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर हैं, ठीक है, इसमें एक ही शहर लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन दो शहर हैं। जापान के हिरोशिमा पर 6 अप्रैल को, सॉरी 6 अप्रैल की बात है, नहीं 6 अगस्त, सॉरी 6 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और नागासाकी एक और शहर है, उस पर 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। और इसके साथ ही क्या हुआ, ये जो विश्व युद्ध था ये समाप्त हो गया, क्योंकि देश ही तीन थे ताकतवर, एक इटली था, एक जापान था, एक जर्मनी था। जर्मनी का हिटलर मर गया मई में, जर्मनी का हिटलर मर गया जर्मनी का हिटलर मर गया अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जापान बाहर हो गया। अब रह कौन गया, इटली। इटली कितना अकेला लड़ता, तो इटली भी बाहर हो गया, मतलब उसने भी बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, युद्ध खत्म करो। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। इस युद्ध के दौरान नस्सी जुल्मों की कहानी है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने बता दी, और उसके जो पापा थे वो क्यों डर रहे थे, ऐसा कौन कौन सा काम उसके पापा ने किया था, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। हम पार्ट 3 में देखेंगे जो नत्सी हैं वो विश्व को किस दृष्टि से देख रहे थे, यानी कि नत्सियों ने बाकी लोगों के साथ कितनी बर्बरता करी और क्यों करी। अब आपको ये तो समझ में आया कि जो हिटलर था इतने सारे लोगों को मारना चाहता था। ठीक है, जो 52 नस्ल के लोग थे, जिसमें पोलैंड के लोग थे, जिसमें और सारे जितने भी
यूरोप के अन्य देश थे, उनकी जनजातियां थी, बहुत सारे लोग थे, तो उन सबको मारना क्यों चाहता था, और मारने के लिए उसने किन चीजों का सहारा लिया, मतलब जनता को कैसे बताया कि हाँ भाई ये बेकार नस्ल है, इनको मारना है। तो ये सारी कहानी हम देखेंगे पार्ट 3 में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मैं ये जो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होती है वो सुबह के 9 बजे होती है और शाम के 6 बजे होती है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको और सारी वीडियोस देखनी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर 9th क्लास की देखनी है तो 9th क्लास के एमसीक्यू और थ्योरी उन प्ले लिस्टों में मिल जाएंगे, और दूसरी क्लास का देखना है 10th का या 6th 7th 8th का, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कोई भी कमी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।